जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल ही प्रीवियस ईयर होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। और ये आगामी एग्जाम बार, इसरो, रेलवे, जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वो इनके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आज का पहला सवाल है, आपको ढूंढना है कि इसमें से सही कौन सा है। ट्रांसफार्मर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है चैप्टर का। एक्सप्लोजन विंड कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाला पाइप पर स्थापित किया जाता है। बकोस रिले ट्रांसफार्मर ऑयल का दाब नियंत्रित करता है। एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। उपयुक्त सभी आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। इसका क्या आंसर हो सकता है। ये यूपीपीसीएल 2015 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन के लिए एक्सप्लोजन वेंट के बारे में आपको बताया है, ये क्या है। बकोस रिले के बारे में बताया है, ये क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होता है। ये एक्सप्लोजन विंड जो होता है प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, ये सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा बकोस रिले के बारे में सत्य है। ट्रांसफार्मर कोर के साथ जुड़ा होता है। दोष की सूचना अलार्म बेल बजा कर देता है। ऑप्शन सी, दो फ्लोट एवं इनमें जुड़े दो मरकरी स्विच होते हैं। बी और सी दोनों। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। इसका क्या सही हो सकता है। खुद से एक बार क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। बी सी दोनों सही है। बकोस रिले के बारे में आपसे सत्य कौन सा पूछा गया है। तो दोष की सूचना अलार्म बजाकर देता है। दो फ्लोट एवं इनमें जुड़े दो मरकरी स्विच होते हैं। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर है और डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तथ्य टैप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, तेल बाहर निकालने के लिए टैप हो, यह आकार में सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है, वोल्टता संयोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में कई मध्य सिरे निकाले गए हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। ये टोटली प्रीवियस ईयर होते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा गया कि टेप ट्रांसफार्मर के बारे में कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। वोल्टा संयोजन के लिए द्वितीय कुंडल में कई मध्य सिरे निकाले गए हों, ये सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण वश पोर्सेलेन बुशेज या ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलों को आपस में संयोजित करने के लिए, ट्रांसफार्मर केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक करता है, ब्रीदर की कम नमी वाला बनाता है, इनसे कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये 2016 के इसरो एग्जाम में पूछा गया था। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। संयोजक केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक करता है, यानी अलग करता है। ये याद रखिएगा, बुशिंग जो होता है वो संयोजक केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर अनुपात क्या होता है। मैंने कल इस टाइप का मैंने बताया था। आंसर देने की कोशिश कीजिए। ALP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या सही हो सकता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए मैंने इस टाइप का आपको कल बताया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। मैं बता दूं फिर से, इसमें होता है कि VS बता BP, यानी वोल्टेज हो गया सेकेंडरी का, ये हो गया प्राइमरी IP और IS, और करंट जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी चलता है, ना कि उल्टा। बस टर्न और वोल्टेज उल्टा होती है और करंट जो होता है वो सीधा चलती है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ VS लिखा हुआ है, या NS लिखा हुआ है, NP लिखा हुआ है, या BP लिखा हुआ है, या IP/IS लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार संयोजन उच्च वोल्टा एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में होता है। स्टार डेल्टा संयोजन, डेल्टा स्टार संयोजन, स्टार डेल्टा संयोजन, किसी भी संयोजन में। आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार का संयोजन उच्च वोल्टेज एवं शक्ति वाला ट्रांसफार्मर होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, एक बार आंसर
खुद से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। स्टार डेल्टा संयोजन में उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति होता है, जिसका संयोजन स्टार डेल्टा में होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है स्टार डेल्टा संयोजन में, डेल्टा संयोजित टर्सरी वाइंडिंग, वीवी संयोजन, स्टार इंट्रा या डेल्टा इंट्रा स्टार संयोजन। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या सही हो सकता है। ये 2018 की एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि रेतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर होता है, तो वो होता है स्टार इंटरस्टार या डेल्टा इंटरस्टार संयोजन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। ये याद रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में इसी टाइप का और रेतीले क्षेत्रों में ये वाला ट्रांसफार्मर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संयोजन के प्रत्येक बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसकी टर्न संख्या के तुल्य अतिरिक्त बाइंडिंग संयोजित होती है। इंट्रा स्टार संयोजन में, डेल्टा संयोजन में, स्टार संयोजन, बी संयोजन में। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, इसका क्या आंसर हो सकता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। स्टार इंट्रा स्टार संयोजन होता है जो प्रत्येक बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसकी टर्नों की संख्या के तुल्य अतिरिक्त बाइंडिंग की होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियम का सूत्र है। देखिए उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसफार्मर के वोल्टा नियम का सूत्र, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। वी आर परसेंटेज में, इसमें वी एन माइनस वी एफ एल बटा वी एन एल 100, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा प्राइमरी में धारा पूछा गया एवं आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होगा, वोल्टेज ईपी के फेज में होगी, वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पीछे होगी। ईपी मतलब ईएमएफ होता है, प्राइमरी और का पूछा बोला जा रहा है। वोल्टेज ईपी से 180 डिग्री पिछड़ जाती है, वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री आगे चलती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकती है। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर हो, शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडली की धारा आईपी एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं, शून्य लोड होगा, प्राथमिक कुंडली की धारा एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा वोल्टेज एपी से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में सदैव क्या होता है। भिन्न भिन्न संख्यात्मक लपेटें होती है, एक ही व्यास का ताम्र तार प्रयोग किया जाता है, पृथक चुंबकीय परिपथ होते हैं, एक विद्युतीय संबंध होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये इसरो 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में विभिन्न संख्या में लपेटें होती है, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त किया जाता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो वायु ब्लास्ट कूलिंग के लिए हम लोग कितने क्षमता के प्रयुक्त किया जाता है, कितने होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 10,000 kVA, 5,000 kVA और 500 kVA और 50 kVA। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। 10,000 kVA से के लिए हम लोग वायु ब्लास्ट कूलिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर चालित है कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा। फ्लक्स का चुंबकीयकरण करने के लिए प्रयुक्त धारा होगी, सप्लाई से लौ क्षति के लिए प्रयोग की धारा होगी,
धाराओं का सदिशीय जोड़ होगा, दोनों धाराओं का बीजगणितीय जोड़ होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, दोनों धाराओं का सदिशीय जोड़ होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा था एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा, तो दोनों धाराओं का सदिशीय जोड़ होगा। जब शून्य लोड पर होगा तो प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट दोनों धाराओं के सदिशीय जोड़ होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होता है जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि जब उसमें सेकेंडरी में कोई लोड जुड़ा गया हो, कोई भी लोड जुड़ा हो गया तो कैसा होगा, उसका फ्लक्स कैसा होगा। स्थिर रहेगा, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा के लिए समानुपाती होगा, सेकेंडरी धारा के समानुपाती होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है आपका, एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो। जब उसमें जब सेकेंडरी लोडेड होगा तो उसका फ्लक्स स्थिर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, मैं आप देख सकते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो। उसमें फ्लक्स पूछा गया था, इसमें धारा पूछा जा रहा है, बस ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा क्या जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो, नगण्य होगी, प्रवाहीहीन होगी, सेकेंडरी धारा से कम धारा लेगी, सेकेंडरी धारा के कारण ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा पर शून्य लोड धारा का सदस्य जोड़ खींचेगी। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए क्या हो सकता है। ये 2020 के ईस्वी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो प्राइमरी धारा कम क्या होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। सेकेंडरी धारा के कारण ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा पर शून्य लोड धारा का सदस्य जोड़ खींचेगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत धारा जो ट्रांसफार्मर के शून्य लोड परिचालन के दौरान होती है कैसी होती है। आप से क्वेश्चन पूछा है, शून्य लोड पर लौ क्षतियां का वहन करता है, क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। विद्युत धारा जो ट्रांसफार्मर के शून्य लोड पर परिचालन के दौरान होती है कैसा होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ए बी दोनों होगा। शून्य लोड पर लौ क्षतियां का वहन करता है, क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी ईएफ और प्राइमरी वोल्टेज शून्य लोड पर क्या होगा, इन फेज होगा, जैसे 70 डिग्री पर होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। इसमें शून्य लोड दिया गया, याद रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट पूछा गया। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी ईएमएफ और वोल्टेज जो होगा प्राइमरी शून्य लोड पर क्या होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, जब शून्य लोड होगा तो क्या होगा, जब शून्य लोड होगा तो प्राइमरी में वो इन फेज होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट फुल लोड पर क्या होगा। प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट समान फेज में होंगे और प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट विपरीत फेज में होंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी 90 डिग्री पर अंतर होंगे। प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों 270 डिग्री के अंतर पर होंगे। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या सही आंसर हो सकता है। जब फुल लोड पर हो तो वो फुल लोड पर होंगे तो दोनों करंट क्या होगा, समान होगा। ये इज द करेक्ट आंसर है। प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट समान फेज में होंगे, अगर फुल लोड पर तो समान फेज में होंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न कौन सा शर्त ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए जरूरी है। ध्रुवता समान होना चाहिए, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, इम्पीडेंस पाथ प्रतिशतता समान होनी चाहिए, उपरोक्त तीनों। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए क्या होने सही हो सकता है। आपसे पूछा गया कि ट्रांसफार्मर को समांतर चलाने में क्या जरूरी होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। समांतर चलाने के लिए ट्रांसफार्मर को ध्रुवता समान होनी चाहिए, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, इम्पीडेंस पाथ प्रतिशतता समान होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, तीनों सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर भी नियत रहती है। कौन सी? अगर लोड बदल भी दिया जाए तो ये नियत रहेगी। लौ क्षति, ताम्र क्षति, केवल एडी धारा क्षति, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, इनमें से कौन सा अगर ट्रांसफार्मर में लोड भी बदल जाता है क्षति जो नियत रहेगी। तो लोड बदलने पर भी लौ क्षति नियत रहती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, लोड बदलने पर भी ट्रांसफार्मर में लौ क्षति नियत रहती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्षति का मान आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है? स्टैटिक धारा क्षति का मान बढ़ता है, एडी धारा क्षति का मान बढ़ता है, ए और बी दोनों का मान बढ़ता है। मतलब पूछा जा रहा है ए और बी, स्टैटिक और दोनों का, और ताम्र क्षति का मान बढ़ता है। ये 2015 के हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक लिमिटेड में क्वेश्चन पूछा गया है। आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या सही आंसर हो सकता है। तो अगर आवृत्ति बढ़ने पर क्या होता है? तो आवृत्ति बढ़ने पर इसका आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। स्टैटिक क्षति का मान बढ़ता है और एडी क्षति का भी मान बढ़ता है। ये ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षण के दौरान ट्रांसफार्मर की लौ क्षति ज्ञात की जाती है। किसमें हम लोग लौ क्षति ज्ञात करते हैं? ओपन सर्किट परीक्षण में, शॉर्ट सर्किट परीक्षण में, हाई सर्किट परीक्षण में, फुल लोड द्वारा लोड में। इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। JMRC में क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका सही आंसर हो सकता है? तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग लौ क्षति ज्ञात करते हैं और शॉर्ट सर्किट में हम लोग ताम्र क्षति ज्ञात करते हैं। या याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इसका आंसर आपको क्या था? मैं सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। क्या आपसे पूछा गया कि किस परीक्षण में ट्रांसफार्मर का लौ क्षति ज्ञात करते हैं? तो ओपन सर्किट में हम लोग ट्रांसफार्मर में लौ क्षति ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो? द्वितीय वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है, प्राथमिक वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है, दोनों में से किसी एक ओपन सर्किट रखा जाता है, किसी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखेंगे। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे पूछा जाए कि ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग किस वाइंडिंग को ओपन रखेंगे। डायरेक्ट मैं आपको बता, प्रथम को, द्वितीय को, दोनों को, इनमें से किसी को नहीं, या दोनों को हम अलग से बता रहे हैं, किसी को नहीं। तो इसका आंसर होगा, हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करना, द्वितीय वाइंडिंग को हम लोग ओपन रखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो? उच्च वोल्टा वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे, निम्न वोल्टा वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे, दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे, किसी भी वाइंडिंग को ओपन रखेंगे। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या सही हो सकता है। तो इसका हम लोग आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। निम्न वोल्टा वाली वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे। ऑप्शन 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फॉर्मूला है, कौन सा सूत्र ट्रांसफार्मर की दक्षता को व्यक्त करता है? एक बार अपने से इसमें आंसर देने की कोशिश की, देखिए आपसे क्या सही हो पा रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। किलोवाट बटा किलोवाट प्लस ताम्हान्या प्लस लौ क्षतिया गुने 100, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता होता है। डायरेक्ट याद आएगा, किलोवाट बटा आप किलोवाट प्लस ताम्र और लौ दोनों को, तीनों को प्लस कर दीजिए और 100 से गुना करके आप ट्रांसफार्मर की दक्षता को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूत्र में ट्रांसफार्मर में पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करेंगे हम लोग? पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, ऑप्शन पढ़िए, क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिदिन उपयोग की गई किलोवाट, प्रतिदिन सप्लाई की गई किलोवाट गुने 100। ये याद रखिएगा, हम एक दिन का उपयोग की गई शक्ति और प्रतिदिन द्वारा सप्लाई की गई शक्ति गुने 100, ये किलोवाट दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी? ताम्र क्षति कम होगी, ताम्र क्षतियाँ और लौ क्षतियाँ समान होगी, लौ क्षतियाँ न्यूनतम होगी, यह संभव नहीं है। ये 2016 के इसरो में पूछा गया है। आंसर देने का कोशिश कीजिए। आपसे पूछा गया किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होगी? जब ट्रांसफार्मर की दक्षता जब अधिक होती है, उसमें ताम्र और लौ क्षति जब समान होती है, तब उसमें ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है। ऑप्शन 20 द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण वश
वितरण ट्रांसफार्मर में कम लौ क्षति के लिए अभिकल्पित डिजाइन करते हैं। ऑप्शन है लौ क्षति से ट्रांसफार्मर तेल गर्म हो जाएगा, लौ क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो जाएगा, लौ क्षति से के समय एकरूपता पैदा होगी, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन है किस कारण वश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौ क्षति के लिए डिजाइन करते हैं। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द करंट इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे उत्तेजित रहती है, इस कारण से उसे हम लोग लौ क्षति के लिए अभिकृत डिजाइन करते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति का, वोल्टेज को, शक्ति को, ऊष्मा को। ये 2014 के एलपी में पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं परिणाम को बदलने के लिए। क्वेश्चन है आपका किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो हम वोल्टेज को बदलने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल डैश होता है कितना परसेंट। 2 से 5%, 80 से 90%, 9 से 12%, 12 से 15%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ये 2 से 5% का होता है ये। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर है आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता, उपरोक्त में से कुछ नहीं बढ़ा सकता। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है कि नहीं। एक एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट धारा को नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता, उपरोक्त में से कुछ नहीं बढ़ा सकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। वो शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। अधिक धारा सुरक्षा, बकवोज रिले, प्रेशर रिलीज वॉल, ये सभी। आपसे पूछा जा रहा है कि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्न से कौन सी सुरक्षा युक्ति नहीं उपयोग की जाती है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। तो लघु वितरण में हम लोग इसमें से किसी का यूज नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। जब से आपको क्वेश्चन लघु वितरण पूछा जाए तो हम लोग इसमें से किसी का नहीं यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता डैश के द्वारा संतुलित होती है। द्वितीय वोल्टता के द्वारा, प्राथमिक कुंडलन में विभव बल के द्वारा होगा, द्वितीय कुंडलन में प्रेरित विद्युत बल के द्वारा होगा, और प्राथमिक कुंडलन में पैदा हुए वोल्टा के कमी के कारण। ये हाथ लिखा हूं, मैं कमी बोल रहा हूँ आपको। आंसर देने का कोशिश कीजिए। शून्य लोड अवस्था में आदर्श वोल्टेज को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टेज डैश के द्वारा संतुलित की जाती है। मैंने फिर से क्वेश्चन पढ़ा है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विभव बल के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होगा। तांबे की क्षति बढ़ जाती है, तांबे की क्षति कम हो जाती है, ताम्र की क्षतियां अपरिवर्तित रहती है, इनसे कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या होगा। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति बदलता है तो क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा। तांबे की क्षतियां अपरिवर्तित रहती है। ट्रांसफार्मर में अगर आवृत्ति बदलता है तो ताम्र क्षतियां अपरिवर्तित रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडलन में कौन से प्रचालन एक समान रहता है। पावर रहता है एक समान, वोल्टेज रहता है एक समान, धारा रहता है एक समान, ये सभी। आंसर देने का कोशिश कीजिए। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडलन में कौन सा प्रचालन एक समान रहता है। तो पावर एक समान रहता है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि पावर नहीं बदलता है, वो नहीं बढ़ाया जा सकता है, वो एक समान रहता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख है आपका, सेकेंडरी बाइंडिंग में प्रेरित विभव बल ईएमएफ किस पर
निर्भर करता है? टर्नों की संख्या पर, फ्लक्स पे, विद्युत धारा पर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे। ये 2020 के इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर देने का कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सेकेंडरी बाइंडिंग में प्रेरित विभव बल किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आपका फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। सेकेंडरी बाइंडिंग में ईएमएफ जो निर्भर करेगा वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 प्राथमिक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर में 250 एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। 400 वोल्ट का द्वितीय वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीय फेरे में संख्या क्या होगा? मैंने आपको एक फार्मूला अभी जस्ट उसके पीछे मैंने पढ़ाया था, जो इसमें होता है, जिसमें के कांस्टेंट होता है। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। आप द्वितीय फेरों की संख्या, तो इसमें N2 बटा N1 होता है और बराबर होता है V2 बटा V1। आपको N2 का मान दिया गया है, द्वितीय फेरों की संख्या पूछा गया और प्राथमिक में दिया गया है। तो प्राथमिक आपको जस्ट संख्या इसको नीचे लिख लीजिए 1000 और N2 ज्वाइन करते हो ऊपर लिख लीजिए, ये बराबर हो गया आपका। और इसमें आपको प्राथमिक में 250 वोल्ट दिया गया है और द्वितीय में 240। तो आप द्वितीय में 400 ऊपर, ये हो गया आपका द्वितीय, और प्राइमरी 250 नीचे। ये यहाँ से ये कट जाएगा, ये 25 चौके 100 कटेगा, ये 40 हो जाएगा, ये 40 आकर गुना हो जाएगा, तो ये 1600 टर्न हो जाएगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करता है: तापरोधन और शीतलन, प्रकाश से बचाव, शॉर्ट सर्किट से बचाव, लुब्रिकेशन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने का कोशिश कीजिए। तेल भरे ट्रांसफार्मर में तेल का क्या क्या रहता है? तो ये तापरोधन और शीतलन प्रदान करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, यदि दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहवाज करेंगे: दक्षता पर, रेटिंग पर, प्रति इकाई प्रतिबाध पर, लीकेज प्रतिबाध पर। आंसर देने का कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, तो ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहवाज यानी बांटेंगे। तो वो बांटेंगे प्रति इकाई प्रतिबाध पे बांटते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्न से कौन सा है? तप्त वैल्यित कण विन्यस्त इस्पात, अतप्त वैल्यित कण विन्यस्त इस्पात, ढलवा इस्पात, इनमें से कोई नहीं। आपको जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर कोड बनाने की सामग्री का यूज होता है, तो अतप्त वैल्यित कण विन्यस्त इस्पात का होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ये टोटल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं सेट बाय सेट करा दूंगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।